हेलो एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल बीकेएम क्लासेस। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग आरआरबी एएलपी 2018 में जो हुए थे एग्ज़ाम, उनके सारे यानी कि ऑल शिफ्ट के जो है साइंस के क्वेश्चंस को यहाँ पे कवर करेंगे। इसमें डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ जो हम लोग न्यूमेरिकल साइंस के जो क्वेश्चंस आए हैं उसको भी सॉल्व करेंगे। तो टोटल जो है देखने जाएँ तो यहाँ 500 प्लस क्वेश्चंस यहाँ पे हम लोग सॉल्व करेंगे इस सीरीज़ के माध्यम से। तो आप लोग जो है वीडियो में बने रहें लास्ट तक और देखते रहे इन सारे जो है सीरीज़ को, ताकि आपका जो है जितने भी साइंस के क्वेश्चन जो है जितने भी रेलवेज़ के एग्ज़ाम या एसएससी के एग्ज़ाम हो रहे हैं उन पे जो पूछे जा रहे हैं वो सारे क्वेश्चन जो है आपको जो है यहाँ पे क्लियर हो जाएंगे। अब हम लोग रेलवे एएलपी 2018 में पूछे गए 500 प्लस साइंस के क्वेश्चन के सीरीज़ का पार्ट 4 देखने वाले हैं। तो इस वीडियो में हम लोग जो है क्वेश्चन नंबर जो है 151 से लेकर क्वेश्चन नंबर 200 तक इसमें हम लोग क्वेश्चन को कवर करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे 151 नंबर का क्वेश्चन है कि सितारों में प्लाज्मा बनने का कारण क्या होता है, यानी प्लाज्मा इज़ फॉर्म्ड इन द स्टार्स बिकॉज ऑफ वेरी डैश। तो यानी कि क्या जो है बहुत ज़्यादा होने के कारण जो है यहाँ पे प्लाज्मा यानी सितारों में प्लाज्मा बनता है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, उच्च तापमान यानी कि हाई टेम्परेचर होने के कारण जो है क्या होता है, सितारों में प्लाज्मा बनता है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। रक्त का कौन सा घटक जो है भोजन CO2 और जो है नाइट्रोजन युक्त कचरे का जो है परिवहन करता है, यानी कि व्हिच कंपोनेंट जो है ऑफ द ब्लड ट्रांसपोर्ट्स फूड CO2 एंड जो है नाइट्रोजनियस वेस्ट। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, प्लाज्मा होता है, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन से यौगिकों में एक डबल बॉन्ड है। तो यहाँ पे यदि इथेन की बात करें तो इथेन का जो फार्मूला क्या होता है, C2H6 होता है। और ये जो कौन सा ग्रुप का आता है, एल्केन ग्रुप में। और एल्केन ग्रुप का फार्मूला क्या होता है, CnH2n+2 होता है। और जो एल्किन का बात करें तो एल्किन जो है उसका क्या होता है, CnH2n होता है। और एल्काइन का क्या होता है, ये फार्मूला है जनरल फार्मूला, ठीक है, H2n-2 होता है। ठीक है, इस फार्मूला में ही हम लोग सेट करते हैं। तो यहाँ पे बोला गया इथेन का, तो इथेन का यहाँ पे क्या होता है, C2H6 होता है। तो C2H6 जो है इसको हम लोग स्ट्रक्चर बनाते हैं। तो C यहाँ पे 2 हो गया। हाइड्रोजन कितना है, यहाँ पे 6 है। तो यहाँ पे 1 लगाते हैं, यहाँ पे 1 लगाते हैं, और यहाँ पे 1 लगाते हैं, फिर यहाँ पे 1 लगाते हैं, यहाँ पे 1 लगाते हैं, यहाँ पे 1 लगाते हैं, और यहाँ पे कार्बन बॉन्ड के बीच में यानी कि 2 कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड लगाते हैं। तो इसमें ये चारों कार्बन के लिए 4 चाहिए, तो ये जो हाइड्रोजन 3 हाइड्रोजन से आ जाएगा और 1 कार्बन से आ जाएगा। तो ये इसका जो है पूरा हो जाएगा। फिर ये कार्बन जो स्टेबल होने के लिए इसको 4 चाहिए, तो इधर से 1 मिलेगा, इस तीनों हाइड्रोजन से 1 मिलेगा। तो यहाँ पे ये भी पूरा हो जाएगा, यानी इसमें सब में क्या है, सिंगल बॉन्ड है। तो यहाँ तो ये आंसर इसका नहीं होगा। इथेन जो है ये डबल बॉन्ड इसमें नहीं आता है। इसमें मीथेन की बात करें तो ये भी जो है एल्केन ग्रुप का है, और एल्केन ग्रुप में जो है सिंगल बॉन्ड पाया जाता है। तो यहाँ पे एल्केन ग्रुप में यानी CnH2n+2 जिस ग्रुप में रहेगा इसका फॉर्मूला क्या होता है, CH4 होता है। तो ये भी एल्केन ग्रुप का हो गया, तो ये भी जो है इसका सिंगल बॉन्ड में होगा। ठीक है, यानी कि डबल बॉन्ड में नहीं होगा। बात करें एसिटिलीन की, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसका फार्मूला क्या होता है, C2H2 क्या होता है, C2H2। और C2H2 की यदि बात करें तो यहाँ पे कार्बन 2 है और हाइड्रोजन कितना है, यहाँ पे 2 है। ठीक है, तो ये इसके बीच में कितना बॉन्ड रहेगा, ट्रिपल बॉन्ड रहेगा। कितना रहेगा, ट्रिपल बॉन्ड रहेगा, तब जाके ये क्या होगा, पूरा हो जाएगा। तो यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड वाला चाहिए, नहीं हमको चाहिए डबल बॉन्ड वाला चाहिए। तो यहाँ पे इधर से 1 हाइड्रोजन था और इधर से कार्बन के साथ में 3 शेयर करता था। तो यहाँ पे टोटल मिला कितना हो गया, ये 4 हो गया। फिर इधर से बात करें तो ये भी कितना हो गया, 4 हो गया। तो ये पूरी तरह से कंप्लीट था, लेकिन यहाँ पे हमको 3 वाला नहीं बोला गया है, 3 आबंद वाला नहीं बोला गया, डबल बॉन्ड वाला बोला गया है। ठीक है, तो इसके बाद वाला जो क्वेश्चन, इसके बाद वाला ऑप्शन डी है। तो इथिन का फार्मूला क्या होता है, यहाँ पे इथिन का फार्मूला होता है C2H4। क्या होता है, C2H4, यानी कौन सा ग्रुप में आता है, ये C2H4 जो है एल्किन ग्रुप में आता है। किस में आता है, एल्किन ग्रुप में आता है। और एल्किन ग्रुप का यदि फार्मूला बनाते हैं हम लोग C2H4, तो H यहाँ पे 1 लेते हैं, फिर यहाँ पे 1 लेते हैं, फिर यहाँ पे हाइड्रोजन लेते हैं, फिर यहाँ पे 1 हाइड्रोजन लेते हैं, 4 यहाँ पे हाइड्रोजन हो गया। अब यहाँ पे कार्बन के बीच में कितना, डबल बॉन्ड लगाते हैं। तो ये एक फार्मूला हमारा बन गया, इसका स्ट्रक्चर बन गया किसका, C2H4 का, यानी किसका, यहाँ पे इथिन का। तो इथिन जो है कौन सा ग्रुप में आता है, एल्किन ग्रुप में आता है, और इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि इसमें डबल बॉन्ड पाया जाता है। किसमें, इथिन में। इसका फार्मूला क्या होता है, C2H4 होता है। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, प्रोस्टेट ग्रंथि किसके नीचे जो है मौजूद होती है। तो प्रोस्टेट ग्रंथि जो है मूत्राशय के नीचे यानी कि द यूरिनरी जो है ब्लैडर के नीचे जो है ये क्या होती है, मौजूद होती है। तो ऑप्शन नंबर जो है सी इसका
करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। वायु में 0 डिग्री जो है तापमान पर ध्वनि की गति कितनी होती है? तो ये कितना आता है इसका स्पीड? 332 मीटर पर सेकंड। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो यहाँ पे 332 मीटर पर सेकंड होता है, लेकिन यहाँ पे 331 मीटर पर सेकंड के साथ में यहाँ चलेंगे तो ये इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 331 मीटर प्रति सेकंड। मीटर सेकंड नहीं होता है, मीटर सेकंड स्पीड का नहीं होता है, मीटर सेकंड नहीं होगा। यहाँ पे ये दोनों भी कट जाएगा तो यहाँ पे 330 और 331 होगा। तो यहाँ पे इस दोनों में से सबसे नियरेस्ट में कौन है? 332 के करीब में तो 331 है, तो इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 331 मीटर पर सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस रूसी रसायनज्ञ का जो है यहाँ पे नाम बताना है जिसने यह प्रतिपादित किया था कि तत्वों के गुणधर्म उनके परमाणु द्रव्यमान का एक जो है आवधिक कार्य है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? मेंडलीव ने जो है आवर्त सारणी को परमाणु द्रव्यमान के जो हिसाब से या उसके गुणधर्म के हिसाब से यहाँ पे एक यानी कि अरेंज किया था, और जो है मोजले ने उसको जो है परमाणु संख्या के आधार पर जो है उसको अवस्थित या व्यवस्थित किया था। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सी द्विबीजपत्री जो है पौधों की विशेषता नहीं है? तो ऑप्शन ए है इसमें कि इन पौधों में 2 बीज पत्र होते हैं, यानी कि देज प्लांट्स हैव जो है 2 कोटिलेडन्स। तो इसका कहना क्या है? सही है। इन पौधों में एक टेप जड़ होती है, तो ये भी कहना इसका सही है क्योंकि इसमें टेप जड़ पाया जाता है। इन पौधों में जालीदार जो है वेनेसन जो है होता है, यानी कि देज प्लांट्स जो है वह रेटिकुलेट जो है वेनेसन। तो इसका भी क्या हो जाएगा? ये भी होता है। बट यहाँ पे क्या होता है? इन पौधों में जो तंतुमय जड़ें होती है, ये इसका कहना गलत हो गया। तो इसलिए यहाँ पे बोला गया कौन सी विशेषता नहीं है, तो नहीं हो तो कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। लेड नाइट्रेट को जो है जोरदार ढंग से गर्म करते समय जो है निकलने वाली लाल भूरे रंग की जो है गैस का नाम क्या होता है? क्या है इसका? तो उसका नाम क्या होता है? यहाँ पे नाइट्रोजन डाइऑक्साइड होता है, यानी कि N2O होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओडोमीटर एक ऐसा उपकरण है जिसका उपयोग जो है गाड़ियों में डैश मापने के लिए जो है किया जाता है, यानी किस चीज़ को मापने के लिए जो हम लोग ओडोमीटर का इस्तेमाल करते हैं? तो ओडोमीटर में हम लोग क्या करते हैं? डिस्टेंस मेजर करने के लिए, यानी कि दूरी को जो है मापने के लिए क्या करते हैं? ओडोमीटर का उपयोग करते हैं। गति मापने के लिए स्पीडोमीटर का इस्तेमाल करते हैं, स्पीडोमीटर का इस्तेमाल करते हैं। बायोगैस जो है बायोमास से किस प्रक्रिया के माध्यम से उत्पन्न होता है? यानी बायोगैस इज प्रोड्यूस्ड फ्रॉम बायोमास बाय कौन सा जो है प्रोसेस से? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? एनएरोबिक, यानी कि अबायोवीय किण्वन द्वारा ये होता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बायोगैस का निर्माण जो है बायोमास से अवायवीय किण्वन यानी कि एनारोबिक जो है फर्मेंटेशन द्वारा जो होता है। बायोगैस का उत्पादन जो है कृषि अवशिष्ट या खाद हो गया, संयंत्र सामग्री, सीवेज हो गया, या जो है खाद अवशिष्ट जैसे जो है कचरे या कच्चे जो है कार्बनिक जो है पदार्थों से किया जाता है। यह जो है हवा की अनुपस्थिति में ठोस घटकों को जो है मिश्रण से अलग करने की प्रक्रिया है। और उदाहरण के लिए हम लोग देख सकते हैं कोयला का जो टार होता है, कोक होता है, तेल होता है, गैस होता है, ये सभी जो है बायोगैस के अंतर्गत आता है। ऑक्सीजन की आपूर्ति जो है पर्याप्त होने पर डैश लो उत्पन्न होती है। तो ऑक्सीजन की जो है आपूर्ति पर्याप्त होने पर कौन सी लो निकलती है? तो नीली। तो ऑप्शन नंबर जो है बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ब्लू जो है लो इसमें निकलता है। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आधुनिक आवर्त सारणी में कौन से 2 आवर्तों में जो है 8 तत्व मौजूद होते हैं? तो ये दूसरा और तीसरा जो है यहाँ पे हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। समसूत्री विभाजन जो है यानी कि माइटोसिस के चरण का नाम बताइए जिसके दौरान जो विभाजित सेल के गुणसूत्र मध्य रेखा पर स्थित होते हैं, यानी तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? मेटाफेज। और मेटाफेज का मतलब क्या होता है? मध्यावस्था। ठीक है, तो समसूत्रण का वह जो है चरण होता है मध्यावस्था जिसके जो है दौरान एक जो है विभाजित होने वाली कोशिका के जो है गुणसूत्र मध्यवर्ती पट्टी पर स्थित होते हैं। चलिए देखते हैं इसके बारे में कि मध्यावस्था यानी कि जो है क्या बोलते हैं इसको? मेटाफेज। ये जो है समसूत्रण का वह चरण होता है जिसके दौरान एक विभाजित होने वाली कोशिका के गुणसूत्र जो मध्यवर्ती पट्टी पर स्थित होता है, यानी मेटाफेज इज द स्टेज ऑफ माइटोसिस जो है ड्यूरिंग व्हिच द जो है क्रोमोसोम्स ऑफ जो है डिवाइडिंग सेल लाइज एट द जो है इक्वेटोरियल जो है प्लेट। ठीक है, मध्यावस्था जो है कोशिका विभाजन का दूसरा चरण होता है और ये पूर्वावस्था और जो पश्चावस्था के जो है बीच जो है जिनके दौरान गुणसूत्र तंतु जो है रेशे से जुड़ जाते हैं, इस फेज को हम लोग क्या बोलते हैं? मध्यावस्था के नाम से जानते हैं। पूर्वावस्था क्या होता है? यानी कि प्रोफेज क्या होता है कि वह चरण जहां गुणसूत्र मोटे और संघनित होते हैं और दिखाई पड़ने लगते हैं, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? पूर्वावस्था या प्रोफेज के नाम से जानते हैं। पश्चावस्था क्या होता है? यानी कि एनाफेज क्या होता है? यह तब होता है जब प्रजनन के दौरान तंतु जो है अलग हो जाता है, तब उसको हम लोग क्या बोलते हैं? पश्चावस्था या जो है एनाफेज के नाम से जानते हैं। अंतावस्था क्या होता है? तो ये जो है टेलोफेज है। तो यानी कि यह एक जो है इक्वेटोरियल कोशिका में दोनों जो है अर्धसूत्री विभाजन और जो है समसूत्रण का अंतिम चरण ये होता है। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इम्प्लांटेशन जो है किसकी प्रक्रिया है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इम्प्लांटेशन जो है एक गर्भाशय के
लाइनिंग से जो है जुग्मक का जो है जुड़ना, ये जो है क्या होता है, इम्प्लांटेशन होता है। यानी कि गर्भाशय के लाइनिंग से जुग्मनज का जो है जुड़ना, ये क्या कहलाता है, इम्प्लांटेशन के नाम से जाना जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आरोपण या इम्प्लांटेशन जो है एक गर्भाशय की एक परत से जुग्मनज के जुड़ने की प्रक्रिया को कहते हैं हम लोग। जब निषेचित अंडा गर्भाशय की दीवार पर उत्तक में जो खुद को जो धकेलता है तो इसे रोपण कहा जाता है। ठीक है, इसे क्या कहा जाता है, रोपण कहा जाता है। और निषेचित अंडा जो है दीवार पर ही रोपित होता है। तो अंडे को गर्भाशय नाल में जो है निषेचित किया जाता है और फिर जो है यह गर्भाशय तक जो है लाया या ले जाया जाता है। लेकिन इससे पहले कई दिनों तक जो है तैरता रहता है यह। और जब यह गर्भाशय के जो है अस्तर के जो है उत्तक में निहित होता है तो यह जो है गर्भावस्था की शुरुआत होता है। ठीक है, तो निम्नलिखित में से कौन सा तत्व है जो मेंडलीव की आवर्त सारणी में से इका एल्युमिनियम की जगह लेता है। तो इका एल्युमिनियम की जगह कौन लेता है, तो गैलियम लेता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है यहाँ पे मेंडलीव ने जो है अज्ञात तत्व का नाम जो है इका एल्युमिनियम रखा था, जिसे जो अब गैलियम के नाम से जाना जाता है। फिर एका सिलिकॉन को जो है जर्मेनियम का नाम दिया जाता है या जर्मेनियम के नाम से जाना जाता है। एका बोरॉन को जो है स्कैंडियम के नाम से जाना जाता है। तीनों इंपॉर्टेंट है कि मेंडलीव ने जो है एका एल्युमिनियम किसको नाम दिया था, कि गैलियम को, और एका सिलिकॉन किसको नाम दिया था, जर्मेनियम को। एका बोरॉन जो है किसका नाम दिया था, स्कैंडियम को दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाइड्रा प्रजनन करता है तो ये हाइड्रा जो है किस प्रक्रिया द्वारा प्रजनन करता है, तो मुकुलन द्वारा यानी कि बडिंग द्वारा करता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक हाइड्रोजन परमाणु में एक इलेक्ट्रॉन जो है 5.0 इंटू जो है 10⁻11 मीटर त्रिज्या की कक्षा में 2.2 इंटू जो है 10⁶ मीटर पर सेकंड की गति से चलता है तो समतुल्य विद्युत धारा क्या है। तो विद्युत आवेश यहाँ पे दिया गया कि कितना है, 1.6 इंटू जो है 10⁻19 कूलम है। ठीक है, तो यहाँ पे इसको बताना है इसका कि जो इसमें करेंट इसका क्या होगा, समतुल्य विद्युत पर यानी कि धारा क्या होगा इसका। ठीक है, अब हम लोग जानते हैं कि यानी करंट बराबर क्या होता है, Q/T यानी आवेश बटा समय। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक चार्ज हमको दिया गया है, विद्युत आवेश यहाँ पे दिया गया 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम। हमको यहाँ पे क्या नहीं दिया गया है, समय नहीं दिया गया है। समय यदि दिया जाता तो हम इसको आसानी से Q/T करके निकाल लेते हैं इसका इलेक्ट्रिक करंट। तो T बराबर निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, यानी कि कितना दूरी ट्रैवल कर रहे हैं। तो दूरी ये जो क्या होगा, ये सर्कल यानी कि जो ऑर्बिट है या कक्षा है, कक्षा के चारों ओर घूम रहा है, मतलब इसका दूरी जो है कितना होगा, 2πr होगा। कितना होगा, 2πr होगा। और ये जो है 2πr जो है समय कितना लग रहा है इसमें जो है, मतलब चाल कितना, स्पीड है इसका कितना, तो स्पीड जो है इसका कितना है यहाँ पे 2.2 यानी कि वेलोसिटी यदि हम भी यानी स्पीड को हम लोग भी से डिनोट कर रहे हैं, मान लेते हैं यहाँ पे, तो 2.2 इंटू जो है 10⁶ मीटर पर सेकंड हो जाएगा इसका। तो ये दूरी बटा जो है चाल करेंगे तो क्या निकल जाएगा, समय निकल जाएगा। क्या निकल जाएगा, समय। तो टी के जगह पर हम लोग क्या पुट करेंगे, 2πr/v यहाँ पे पुट कर देंगे। ठीक है, तो चलिए इसको जो है यहाँ पे हल करते हैं। तो आई बराबर क्या देखें हम लोग, Q/T देखें, और यहाँ पे Q के जगह पे Q ही रहेगा, और T के जगह पर हम लोग अभी क्या देखें, 2πr/v यानी कि उसकी चाल। ठीक है, तो ये Q, उसके बाद यहाँ पे क्या हो जाएगा, v ऊपर चला जाएगा और नीचे क्या रहेगा, 2πr रहेगा। तो इसमें Q का वैल्यू यहाँ पे दिया गया, जो वैल्यू दिया गया उसको लिखते जाएंगे। Q का वैल्यू यहाँ पे कितना दिया गया, 1.6 इंटू 10⁻19। तो 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम दिया गया है। v का वैल्यू यानी कि उसका चाल कितना दिया गया है यहाँ पे, 2.2 इंटू जो है 10⁶ जो है मीटर पर सेकंड। तो 2.2 इंटू 10⁶ जो है मीटर पर सेकंड दिया गया है। उसके बाद 2 और पाई के जगह पे वैल्यू कितना होगा, 22/7 हो जाएगा। और यहाँ पे r दिया गया है, त्रिज्या देखते हैं यहाँ पे, तो कितना दिया गया इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे इतना त्रिज्या की कक्षा है, कितना त्रिज्या का है, तो 5.0 इंटू जो है 10⁻11 मीटर, या 5 इंटू 10⁻11 जो है ये मीटर का त्रिज्या है इसका। ठीक है, तो इसको हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे तो हमारा क्या निकल जाएगा, चार्ज इलेक्ट्रिक करंट निकल जाएगा। क्या निकल जाएगा, इलेक्ट्रिक करंट यहाँ पे निकल जाएगा। तो यहाँ पे क्या करेंगे, 7 जो है क्या होगा, यहाँ से काट के उसको ऊपर कर देते हैं, 7 ऊपर चला जाएगा। तो यहाँ पे कौन सा नंबर से कटेगा, ये पॉइंट यदि हटाते हैं तो यहाँ पे पॉइंट, ये पॉइंट 2 पॉइंट यहाँ पर हटाते हैं तो नीचे कितना हो जाएगा, 100 से गुना हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या करेंगे, 22 से ये 22 कट जाएगा। उसके बाद यहाँ पे 2 से काटेंगे तो ये 8 बार में कट जाएगा, और तो यहाँ पे नंबर नहीं कटेगा कोई। तो यहाँ पे देखते हैं, तो ये जो है 100 में डबल जीरो है, और इसमें जो है 6 जीरो है, तो उसमें 4 जीरो हो जाएगा। तो ये 10⁴ बचेगा। अब इसको कैलकुलेट करते हैं, तो ये ऊपर में क्या दिख रहा है, 8 इंटू जो है 10⁻⁻19 इंटू 10⁴ इंटू 7 दिख रहा है, और नीचे क्या दिख रहा है, 5 इंटू 10⁻⁻11।
अब इसको कैलकुलेट जब करेंगे तो 8 इंटू 7 इंटू जो हो जाएगा कितना, या डिवाइडेड बाई 5 इंटू कितना हो जाएगा ऊपर में 10 का पावर जो है यहाँ पे -19। अब यहाँ पे एक फॉर्मूला हम लोग जानते हैं कि a का पावर m रहे और डिवाइड में रहे a का पावर n, तो यहाँ पे इसका वैल्यू क्या होता है, a का पावर जो है m माइनस n होता है। ठीक है, उसके बाद a का पावर m इंटू रहता है a का पावर n रहता है, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, a का पावर m प्लस n होता है। ठीक है, तो इसका इस्तेमाल करेंगे हम लोग यहाँ पे कि जो है पावर में दिया गया है 10th, दोनों का जो है बेस सेम है लेकिन पावर अलग अलग है, और नीचे जो है डिवाइड के रूप में है, तो इसका क्या हो जाएगा माइनस में होगा, और माइनस कितना होगा 11 हो जाएगा। ठीक है, उसी टाइप से यहाँ पे ये क्या है गुना के रूप में है, तो ये भी इसी साथ में लिख लेते हैं, तो गुना रहेगा तो प्लस में लिखा जाता है 4। ठीक है, अब सबको यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे, आप ऊपर में देखिए अब, तो यहाँ पे सबको आप गुना करेंगे तो कितना होगा 56, 8 7 में गुना करेंगे तो 56 हो जाएगा, डिवाइड में 5 होगा, और यहाँ पे ऊपर में क्या होगा गुना 10 टू दी पावर 10 का पावर कितना हो जाएगा 19, माइनस में 19 प्लस जो है 11 और प्लस में कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। दोनों को जोड़ेंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 5 से गुना करेंगे, डिवाइड करेंगे इसको तो कितना होगा 11 पॉइंट जो है कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, कितना होगा 11.2 हो जाएगा, और मल्टीप्लाई होगा 10 का पावर कितना से, तो यहाँ पे -19 दिख रहा है, यहाँ पे प्लस कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा, यानी कि माइनस कितना बचेगा 4 पावर जो इसका बचेगा। अब 11.2 इंटू 4 यहाँ पे 10 का पावर 4, इसका कहने का मतलब कितना हुआ, एक 1 दे के जो है 4 जीरो से डिवाइड करना है इसको, तो इसका कितना हो जाएगा 11.2 इंटू जो है 1/4 जीरो से इसको डिवाइड कर देना है, तो डिवाइड कर देंगे तो यहाँ पे क्या होगा 112 लिख लेंगे। अब यहाँ पे 4 डिजिट के बाद यहाँ पे पॉइंट लगाएंगे, तो यहाँ पे ऑलरेडी यहाँ पे था पॉइंट, अब इसको जो है आगे 4 डिजिट और आगे तरफ लेके जाना है लेफ्ट तरफ, तो यहाँ पे इसको और 2 जीरो लगा देंगे, फिर यहाँ पे पॉइंट लगा देंगे, तो हमारे कितना हो जाएगा, ये हमारा इतना एम्पियर आ जाएगा। कितना एम्पियर आ जाएगा 0.00112 जो है इसका इतना एम्पियर निकलेगा। लेकिन क्वेश्चन में जो है क्वेश्चन के जितने भी सारे ऑप्शन है वो सब मिली एम्पियर में दिया गया है, तो मिली एम्पियर मतलब इसको एक एम्पियर को जो है 1 एम्पियर में कितना मिली एम्पियर होता है 1000 मिली एम्पियर होता है, तो 1000 से जब इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आएगा 1.12 मिली एम्पियर आ जाएगा, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 1.12 मिली एम्पियर। ऑप्शन नंबर जो है इसका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे किसी तरल की समान मात्रा के लिए जो निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया की जो है गति सबसे धीमी होगी, तो कौन सा प्रक्रिया सबसे धीमी होगा किसी तरल की समान मात्रा के लिए जो है, तो ये जो है क्या होगा बाष्पीकरण, तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सी भौतिक राशि जो है कार्य की दर कहलाती है, तो कार्य का दर कौन कहलाता है शक्ति कहलाता है, तो ऑप्शन नंबर जो है यहाँ पे बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यदि किसी विलयन से जो है नीला लिटमस लाल रंग में परिवर्तित हो जाता है, नीला लाल में परिवर्तित हो जा रहा है, मतलब वहाँ पे क्या है इसका पीएच मान 7 से कम है, क्या है 7 से कम है, तो इसका पीएच स्तर जो है कितना होने की संभावना है, तो इसका जो है 6 होगा। 7 से कम मतलब क्या, एक ही ऑप्शन 7 से कम है वो कौन है 6 है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 6 होगा। ठीक है, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को जो है किस नाम से जाना जाता है, तो उसको जो है सूखी बर्फ या ड्राई आइस के नाम से जाना जाता है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, सूखी बर्फ के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है रिक्त स्थान में सबसे उपयुक्त जो है यहाँ पे उपयुक्त जो है विकल्प को भरना कि 18 वोल्ट बराबर डैश इंटू 3 ओम जो है होता है, तो यहाँ पे कितना एम्पियर को जो है गुना करने से जो है कितना एम्पियर को जो है 3 ओम से गुना करने से क्या होगा वोल्ट में बदलेगा। वोल्ट मतलब होता है विभवांतर, विभवांतर का जो है यहाँ पे SI यूनिट क्या होता है वोल्ट होता है, तो V इक्वल टू यहाँ पे एम्पियर मतलब यहाँ पे करंट है ये और ER, तो V इक्वल टू IR हम लोग फॉर्मूला जानते हैं, ये ओम रूल बताता है, तो V यहाँ पे कितना है 18 वोल्ट है बराबर R यानी करंट कितना यहाँ पे कितना होना चाहिए, तो डैश यहाँ पे करंट के जगह पे रखेंगे और R यहाँ पे यानी कि रेजिस्टेंस यहाँ पे कितना है 3 ओम है। ठीक है, तो यहाँ पे 3 ओम और यहाँ पे करंट के जगह पे कितना एम्पियर डालना पड़ेगा 6 एम्पियर डालना पड़ेगा, तब जाके 6 गुना 3 करेंगे तो 18 जो है क्या हो जाएगा एम्पियर ओम हो जाएगा, यानी कि इसको क्या बोलते हैं वोल्ट के नाम से जानते हैं, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 6 एम्पियर। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे CO2 में कार्बन की प्रतिशत मात्रा कितनी होती है, तो CO2 में कार्बन तो C प्लस जो है O2 यहाँ पे करेंगे तो कितना हो जाएगा, कार्बन का यहाँ पे द्रव्यमान संख्या कितना होता है 12 होता है और ऑक्सीजन का यहाँ पे कितना होता है 16 होता है, तो 16 गुना 2 करेंगे तो 32 यहाँ पे और 32 प्लस 12 करेंगे तो कितना हो जाएगा 44 हो जाएगा। तो टोटल कितना है 44 जो यहाँ पे द्रव्यमान संख्या है, उसमें से कार्बन कितना है 12 है, कितना है कार्बन यहाँ पे 12 है, तो इसको गुना करेंगे 100 से तो परसेंटेज निकल जाएगा, तो 4 से इसको काटेंगे तो 3 बार में, 4 से इसको काटेंगे तो 11 बार में, यानी 300/11
11 आएगा, और 11 का टेबल जो यहाँ पे कितना बार जाएगा, मैक्सिमम 2 बार जाएगा, तो 22 होगा। फिर बचेगा यहाँ पे 8 और 0 80 हो जाएगा, है ना। तो 11 का टेबल 7 बार में 77 होगा। फिर बचेगा यहाँ पे 3 और 0 30 हो जाएगा फिर से। फिर 2 7 2 7 2 7 ऐसा करके आगे बढ़ते जाएगा, यानी कि 27 पॉइंट जो है 27, या एक सिंगल डिजिट में लिखेंगे तो कितना होगा 2, ये क्योंकि 2 से ये जो है क्या है 5 से बड़ा है, ये जो 7 है ये 5 से बड़ा है, तो अगले वाले नंबर में एक बढ़ जाता है, यानी कि 3, तो 27.3% होगा। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न जो है जानवरों में से जो है किसकी अपेक्षाकृत अधिक लंबी जो है आंत होती है। तो अधिक लंबी आंत जो है किसकी होती है, शाकाहारी जानवर का, ठीक है। मांसाहारी जानवर का जो है क्या होता है, आंतें जो है वो छोटी होती है। तो लंबी आंत की जो है किसका होगा, शाकाहारी जो जानवर होगा। तो खरगोश एक शाकाहारी जानवर है, तो इसका जो है आंत क्या होगा, लंबा होगा, ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 20 kg भार की एक वस्तु को जो है 2 मीटर की ऊंचाई तक उठाया जाता है, तो उस वस्तु पर गुरुत्वाकर्षण बल द्वारा किया गया कार्य यहाँ पे ज्ञात करना है, ठीक है। तो इसमें क्या क्या कार्य कितना हो जाएगा, mgh से निकलेगा। तो m यहाँ पे कितना है 20 kg है, और यहाँ पे g कितना है, तो g यहाँ पे 10 दिया गया है, और इंटू h कितना है 2 मीटर है। तो सबको गुना करेंगे तो कितना होगा 400, और किस में आएगा ये जूल में आएगा। तो 400 जूल जो है इसका क्या होगा, क्या गया कार्य होगा या ऊर्जा होगा, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संवेग की इकाई क्या होता है। तो p इक्वल टू क्या होता है, m भी होता है। m मतलब हो गया kg, यानी कि मास जो है वो kg में लिया जाता है। v माने वेलोसिटी हो गया, मीटर पर सेकंड में हो गया, तो kg मीटर पर सेकंड। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, kg मीटर पर सेकंड। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। जब एक वस्तु जो है एक समान वृत्तीय वेग उत्पन्न करती है, तो निम्नलिखित में से कौन सा परिवर्तित होता रहता है, यानी क्या परिवर्तित होते रहता है। तो इसका क्या हो जाएगा, दिशा परिवर्तित होते रहता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, डायरेक्शन में चेंजेस आते रहता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण जो है रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। तो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करने वाला कौन है, विद्युत सेल है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इलेक्ट्रिक सेल जो है क्या होता है, वो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधातु जो है ऑक्साइड, अधातु ऑक्साइड जो आमतौर पर क्या होते हैं। तो अधातु ऑक्साइड आमतौर पर जो है ये अम्लीय प्रकृति के होते हैं, एसिडिक नेचर के होते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। धातु ऑक्साइड यदि बोला जाए तो ये जो है क्या होते हैं, क्षारीय प्रकृति के होते हैं, ठीक है। एल्युमिनियम के जो ऑक्साइड की बात करें तो ये जो है उभयधर्मी होते हैं, यानी कि अम्लीय और क्षारीय दोनों प्रकृति के पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों की जो है व्यवस्था किस प्रकार की गई है। तो तत्वों की अवस्था जो है व्यवस्था किस प्रकार की गई है, उनकी परमाणु संख्या के बढ़ते हुए क्रम में, ठीक है। तो यानी कि उनकी परमाणु संख्या के बढ़ते हुए क्रम में जो है क्या किया गया, आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों की व्यवस्था जो की गई है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन से संकेतक का उपयोग जो है अम्लीय और उदासीन जो है विलयनों के बीच फर्क करने के लिए जो है नहीं किया जा सकता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, फेनोल्फथलीन जो है इसका उपयोग जो है हम लोग अम्लीय और उदासीन विलयन को जो है के बीच में फर्क करने के लिए नहीं किया जा सकता है। क्यों, तो ये फेनोल्फथलीन जो है ये गुलाबी कलर का होता है। जब इसमें जो जब क्षारीय पदार्थ जो है इसमें क्षारीय पदार्थ जब इसमें डाला जाता है तो ये जो है किस कलर में बदल जाता है, रेड में बदल जाता है। लेकिन यदि इसमें हम लोग अम्लीय पदार्थ को इसमें डालते हैं तो ये अम्लीय पदार्थ जो है क्या हो जाता है, कलरलेस, यानी कि कलर जो इसमें हट जाता है, ठीक है, कलर लेस हो जाता है। तो कलरलेस हो जाता है जब इसमें अम्लीय डालते हैं, और जब उदासीन भी होता है तब भी जो है कलरलेस होता है। तो ये दोनों में हम पता नहीं कर पाएंगे कि जो है ये अम्लीय विलयन है या उदासीन विलयन है। यदि ये रहता अम्लीय और क्षारीय रहता तब जाके इसमें हम लोग पता कर पाते, क्योंकि अम्लीय में इसमें कलरलेस हो जाता और क्षारीय में क्या होता, रेड कलर में परिवर्तित हो जाता। तो इसलिए इसमें हम लोग इसको देख सकते थे, पता कर पाते थे। लेकिन जो है अम्लीय और उदासीन में इसको पता नहीं कर पाएंगे, क्योंकि दोनों जो है दोनों में क्या होगा, कलरलेस आएगा उसका जो है सॉल्यूशन का, यानी कि उसका जो विलयन का जो रंग होगा वो क्या होगा, दोनों में कलरलेस आएगा। इसलिए इसको पता नहीं कर पाएंगे कौन अम्लीय है और कौन उदासीन है। इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, फेनोल्फथलीन, ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे मोहन का वजन जो है 40 किलोग्राम है। मोहन का वजन कितना है, 40 किलोग्राम है, तथा वह 10 सेकंड में जो है 50 सीढ़ियाँ चढ़ जाता है। यदि प्रत्येक जो है सीढ़ी की ऊंचाई कितना है, 15 सेंटीमीटर है, तो मोहन की शक्ति यहाँ पे ज्ञात करना है, ठीक है। शक्ति यहाँ पे ज्ञात करना है मोहन का, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे क्या निकालेंगे, पावर, ठीक है। तो पावर बराबर हम लोग जानते हैं, यानी कि उसका पावर का फॉर्मूला या जो है शक्ति का फॉर्मूला क्या होता है, कार्य बटा समय, ठीक है, यानी W/T होता है। तो हमको सबसे पहले यहाँ पे कार्य निकालना पड़ेगा और समय भी निकालना पड़ेगा। तो इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, फिर इसको जो है अलग करेंगे। तो F, यानी कि यहाँ पे हमको क्या दिया गया है, यहाँ पे जो हमको दिया गया है किलोग्राम में दिया गया है इसका वजन, और जो यहाँ पे दिया गया है समय दिया गया है। तो इससे हम लोग पता कैसे करवाएंगे, तो W को जो यहाँ पे चेंज करेंगे, यानी कि कार्य बराबर क्या होता है, Fs होता है, यानी कि बल गुना जो है विस्थापन होता है, और डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, टाइम हो जाएगा, टाइम तो टाइम ही रहेगा।
तो फिर अब जो है बल को हम लोग चेंज करेंगे, तो बल के जगह पे क्या हो जाएगा, एफ इक्वल टू क्या होता है, एम ए हम लोग जानते हैं, तो एफ इक्वल टू हम भी यहाँ पे हम लोग क्या कर दिए, एम ए कर दिया, यानी कि मास इंटू एक्सीलरेशन हो गया, और यहाँ पे एस यानी कि दूरी इसका हो गया, कितना जो है डिस्प्लेसमेंट हो रहा है वो, और यहाँ पे नीचे टी हो जाएगा यानी कि समय हो जाएगा। तो इसमें हमको क्या ज्ञात करना है, अब यहाँ पे मास जो है दिया गया है कितना का, 40 kg का है। यहाँ पे एक्सीलरेशन जो है कितना है, यहाँ पे दिया गया जी का वैल्यू कितना लेना है, 10 लेना है, तो जी यहाँ पे 10 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे ग्रेविटेशन के अंतर्गत ये काम कर रहा है, तो इसलिए जो है यहाँ पे जी इस्तेमाल होगा, एम ए के जगह पे एम जी, ठीक है। उसके बाद एस यहाँ पे कितना जो है डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस कितना हो रहा है, और समय यहाँ पे कितना दिया गया है, 10 सेकंड में, ठीक है। तो 10 सेकंड नीचे हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर हमको दूरी निकालना पड़ेगा, कितना जो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, 50 सीढ़ी है, और 50 सीढ़ी जो है, प्रत्येक सीढ़ी का लंबाई यदि यहाँ पर ऊंचाई यदि देखेंगे तो 15 सेंटीमीटर करके है, तो ये मीटर में होना चाहिए, इसका डिस्प्लेसमेंट किस होना चाहिए, मीटर में। तो 15 सेंटीमीटर करके जो है 50 को सीढ़ी है, मतलब कितना इसका जो हो जाएगा, कितना दूरी हो जाएगा टोटल, एस बराबर कितना हो जाएगा, तो यहाँ पे 0 से 0 कैंसिल हो गया। अब 5 इसको काटेंगे तो 2 बार में कट जाएगा, 5 इसको काटेंगे तो 1 बार में कट जाएगा, तो 15/2 यानी कि कितना होगा, 7.5 मीटर, कितना हो जाएगा, 7.5 मीटर। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, 7.5 मीटर, या पॉइंट हटा देंगे तो नीचे कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। अब यहाँ पे 1 0 से 1 0, 2 0 यहाँ पे काट देंगे ऊपर से, और नीचे से भी 2 0 काट देंगे, तो यहाँ पे क्या बचा, तो यहाँ पे कितना बचा, 75, और यहाँ पे कितना बचा, 4। तो 75 × 4 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 300, और ये किस में निकलेगा, शक्ति जो है वाट में निकलता है, तो 300 वाट यहाँ पे इसका शक्ति निकलेगा। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यदि किसी वस्तु को अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र पर रखा जाता है, ये अवतल दर्पण है, और इसका जो यहाँ पे क्या है, ये मुख्य अक्ष है, यहाँ पे इसका क्या है, ये वक्रता केंद्र है, और यहाँ पे इसका क्या है, एफ है, ठीक है, यानी फोकस है। तो इसमें अवतल दर्पण के यहाँ पे अवतल दर्पण है, तो इसलिए इसका जो है जो उभरा हुआ पार्ट है वो क्या उसका कलरफुल रहेगा, यानी कलर क्या हुआ रहेगा, और जो ये दबा हुआ पार्ट है वो क्या होगा, इसका परावर्तक सतह का काम करेगा, तो इसको अवतल दर्पण बोलेंगे। तो ये जो वक्रता केंद्र पर रखा गया है उसको, यानी सी पर कोई वस्तु को रखा गया है, तो उसका प्रतिबिंब कैसा बनेगा, तो उसका प्रतिबिंब भी जो है कहाँ पे बनेगा, सी पर ही बनेगा। कहाँ पे बनेगा, मान लेते हैं यहाँ पे वस्तु को रखे हुए हैं, तो इसका प्रतिबिंब जो है नीचे की ओर, और सेम लंबाई का बनेगा, नीचे की ओर बनेगा, ठीक है, सी पर ही बनेगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बनेगा, जब नीचे की ओर बन रहा है, यानी जब भी उल्टा प्रतिबिंब बनता है तो वो क्या होता है, वास्तविक प्रतिबिंब होता है, ठीक है, क्या होता है, वो वास्तविक प्रतिबिंब होता है। तो यहाँ पे वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा, तो यहाँ पे आभासी तो गलत हो जाएगा, वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा। यहाँ पे क्या पता चला कि वास्तविक जो है ये प्रतिबिंब वास्तविक बनेगा, और कहाँ पे बनेगा, सी पर ही बनेगा, और कितना होगा, समान साइज का बनेगा। यदि ये 2 मीटर का है तो ये भी कितना होगा, 2 मीटर का ही इसका जो है वस्तु का जो है प्रतिबिंब बनेगा। तो सी पर जो है समान आकार का जो यहाँ पे क्या बनता है, प्रतिबिंब बनता है, जितना जो है हाइट का वस्तु है, ठीक है। तो इसका वास्तविक बनेगा और साथ में समान आकार का बनेगा, तो इसके लिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। चलिए देखते हैं इसमें कौन कौन से और बनते हैं। तो अवतल दर्पण में इसमें छवि बनता है, जैसे कि हम लोग कोई भी अनंत पे कोई भी वस्तु को रखा हुआ है, तो वो उसका जो है छवि कहाँ बनेगा, फोकस पे बनेगा। फोकस पे जब बनता है तो क्या बनता है, ये वास्तविक बनेगा, और बहुत ही छोटा यानी बिंदु रूपी जो है यहाँ पे बनेगा, तो वास्तविक बनता है, ठीक है। तो अनंत पे रहेगा तो फोकस पे बनेगा और वास्तविक बनेगा। अनंत और जो है धीरे धीरे हम लोग क्या करते हैं, अपने जो है दर्पण की ओर सामने आते हैं, तो यहाँ पे अनंत से लेकर जो है सी तक के बीच में कभी भी कहीं पे रखते हैं, तो ये बनेगा कहाँ पे, एफ और सी के बीच में बनेगा, यानी कि जो प्रतिबिंब धीरे धीरे अब दूर की ओर जाएगा, ठीक है। तो एफ और सी के बीच में बनेगा कब, जब हम लोग अनंत और सी के बीच में वस्तु को रखेंगे, तो इसका प्रतिबिंब भी क्या बनेगा, वास्तविक बनेगा। उल्टा बनेगा, जब भी वास्तविक होता है तो वस्तु क्या हो, यानी वस्तु जो उल्टा है उसका प्रतिबिंब बनेगा, और जो क्या होगा, थोड़ा सा बड़ा प्रतिबिंब बनेगा, लेकिन पहले जो शून्य आकार का बना था पॉइंट आकार का, उससे बड़ा बनेगा थोड़ा सा, यानी छोटा ही बनेगा। उसके बाद जो है यहाँ पे सी जो होगा, सी पर तो सी पर ही बनेगा। अभी बताएं कि सी पर रहेगा कोई भी वस्तु, यानी केंद्र वक्रता केंद्र पर रखा जाए वस्तु को, तो उसका स्थिति भी या उसका जो है छवि भी बनेगा कहाँ पे, प्रतिबिंब भी कहाँ पे बनेगा, सी पर ही बनेगा। वास्तविक होगा, उल्टा होगा, और जो है समान आकार का होगा। सी और एफ के बीच में जब रखते हैं, यानी कि जो वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में रखते हैं, तो उसका वस्तु का प्रतिबिंब जो बनेगा वो वक्रता केंद्र और जो है अनंत के बीच में बनेगा, और क्या होगा, वास्तविक होगा, उल्टा होगा और बड़ा हुआ, यानी कि बड़ा होगा। वस्तु का प्रतिबिंब जो क्या होगा, वस्तु से बड़ा बनेगा, ठीक है। तो ये वास्तविक होगा, मतलब उल्टा प्रतिबिंब बनाएगा। एफ पर जब रखते हैं, यानी फोकस पर रखते हैं, तो इसका प्रतिबिंब जो अनंत पर बनेगा, और अनंत पर बनने के कारण ये बहुत क्या होगा, बड़ा होगा, ठीक है। उसके बाद फोकस और जो है पोल यानी कि ध्रुव के बीच में जब रखा जाता है, तो इसका प्रतिबिंब जो है दर्पण के पीछे बनता है, और क्या बनेगा, आभासी बनेगा और सीधा बनेगा, ठीक है, आभासी और सीधा बनेगा, और वस्तु से बड़ा बनेगा। तो ये आपको याद रखना है कि जब एफ और जो है पी पर जो है इसके बीच में बना जाए, कहीं पे जो है रखा जाए वस्तु को, तो इसका प्रतिबिंब जो है क्या होता है, सीधा होता है, और क्या होता है, आभासी होगा,
और वस्तु से बड़ा होगा। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। उत्तल दर्पण की बात करें तो अनंत पर रखा जाए तो इसका जो है प्रतिबिंब कहाँ पे बनेगा, फोकस पे बनेगा और दर्पण के पीछे बनता हुआ नजर आएगा, यानी कि सब इसमें क्या होगा, सीधा आकृति बनाएगा और साथ में क्या होगा, आभासी होगा, सीधा और आभासी होगा। जहाँ सीधा हुआ प्रतिबिंब वहाँ पे क्या होगा, आभासी प्रतिबिंब बनेगा। तो ये बहुत ही छोटा होगा, यानी कि एफ पर बनेगा मतलब छोटा होगा। ठीक है, उसके बाद जो अनंत और पी के बीच में कहीं पे भी उसके बाद रखा जाए तो इसका प्रतिबिंब जो है क्या होगा, पी और एफ के बीच ही बनेगा। पी मतलब हो गया पोल और जो है एफ मतलब हो गया फोकस, तो पोल और फोकस के बीच ही बनेगा। और ये जितने भी सारे प्रतिबिंब बनेंगे सभी जो है दर्पण के पीछे बनेंगे, छोटा बनेगा और जो है क्या होगा, आभासी और सीधा होगा। ठीक है, तो ये जो आपको याद रखना है। जब वस्तु जो है उत्तल दर्पण के जो है अनंत और ध्रुव के बीच में जो है होती है तो दर्पण के पीछे ध्रुव और फोकस के बीच जो है ये एक छोटा आभासी और सीधा प्रतिबिंब बनाता है। प्रतिबिंब के गुण यहाँ पे देखना है कि प्रतिबिंब क्या होता है, छोटा होगा, आभासी होगा और जो है सीधा बनाता है। कौन सा दर्पण, उत्तल दर्पण। और अवतल दर्पण जो है ये बड़ा छोटा सब तरह का बनाता है, लेकिन उत्तल दर्पण में हमेशा क्या होता है, छोटा प्रतिबिंब बनता है। और सभी जो आकृति क्या होते हैं, सभी जो प्रतिबिंब क्या होते हैं वो सीधे होते हैं। क्या होते हैं, सीधे होते हैं। ठीक है, और आभासी होते हैं। ठीक है, अब चलिए देखते हैं नेक्स्ट यहाँ पे गतिशील वस्तु की गतिज ऊर्जा जो है किस पर निर्भर करती है। तो गतिशील वस्तु की जो गतिज ऊर्जा, हम लोग फॉर्मूला जानते हैं गतिज ऊर्जा का, हाफ mv²। गतिज ऊर्जा बराबर क्या होता है, हाफ mv²। तो यहाँ पे गतिशील वस्तु का जो है गतिज ऊर्जा है वो किस पर निर्भर करता है, उसके द्रव्यमान पर और जो है इसका क्या है, वेग पर। तो द्रव्यमान और वेग दोनों पर जो ये क्या करेगा, निर्भर करेगा, क्योंकि द्रव्यमान बढ़ेगा घटेगा तो उसका जो है चेंजेस किस में दिखने को मिलेगा, गतिज ऊर्जा पर। या जो है उसका वेग बढ़ेगा घटेगा तो किस पर दिखने को मिलेगा, गतिज ऊर्जा पर उसका चेंजेस दिखने को मिलेगा। इसलिए जो है किस पर निर्भर करता है, वस्तु के द्रव्यमान पर और उसके जो है वेग पर निर्भर करता है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। द्रव्यमान और वेग पर ये क्या करता है, निर्भर करता है या डिपेंड करता है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे, बढ़ते भ्रूण के धारण और जो पोषण के लिए हर महीने मादा प्रजनन प्रणाली का कौन सा हिस्सा जो अपने आप को तैयार करता है। तो इसका क्या राइट आंसर हो जाएगा, यूट्रस यानी गर्भाशय, जो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी ऐसे तार का प्रतिरोध क्या होगा जिसमें जो है क्या है, 2V यानी 2 वोल्ट का जो विभवांतर लागू किया जाता है और जो है यहाँ पे तार के जो है माध्यम से करंट प्रवाह कितना है, 1 एम्पियर है। तो हम लोग जानते हैं यहाँ पे रेजिस्टेंस बराबर क्या होता है, V/I। ये कहाँ से आया, V = IR, जो कि ओम्स रूल्स में बताया गया है। ओम रूल्स में क्या हो गया, ओम रूल से क्या पता चलता है कि V = IR होता है, तो उसी से हम लोग R बराबर क्या होता है, V/I। तो V यहाँ पे कितना है, 2 वोल्ट का है और एम्पियर यहाँ पे एम्पियर में दिया गया है कितना, करंट दिया गया है, तो करंट कितना है, 1 है। तो 2/1 मतलब 2 और यहाँ पे क्या होगा, प्रतिरोध को ओम से डिनोट करते हैं, तो यहाँ पे 2 ओम का प्रतिरोध यहाँ पे होगा। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी तने हुए रबर बैंड में से जो है किस प्रकार की ऊर्जा होती है। तो तने हुए जो है यहाँ पे तना हुआ ये, तो ये रबर बैंड जो है तना हुआ है, तो इसमें कोई किस तरह का जो है यहाँ पे ऊर्जा रहेगा, तो स्थितिज ऊर्जा रहेगा। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट यानी कि NaHCO3, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट यानी कि NaHCO3 होने पर, यानी उसको गर्म करने पर जो है कौन सी गैस निकलती है। तो जब इसको गर्म करेंगे तो क्या बनेगा, तो Na2CO3 और H2O यानी कि जल बनेगा और जो है क्या बनेगा, CO2 गैस बनेगा। तो यहाँ पे कौन सा गैस बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस CO2 बनेगा। तो इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि किसी वस्तु द्वारा तय की गई दूरी शून्य है तो वस्तु का विस्थापन क्या होगा, तो कितना होगा। तो वस्तु का विस्थापन भी क्या होगा, शून्य होगा। डिस्टेंस से समान, डिस्टेंस से जो है यहाँ पे शून्य है तो इसका विस्थापन भी क्या होगा, शून्य होगा। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रोपेन का रासायनिक सूत्र क्या होता है, तो प्रोपेन जो है एल्केन समूह का है, यानी इसका फॉर्मूला क्या होगा, CnH2n+2 से इसको भर देना है। तो यहाँ पे प्रोपेन यानी पहले क्या होता है, मीथेन, इथेन, उसके बाद जो है प्रोपेन होता है तीसरा नंबर में, यानी सी कितना होगा, 3 होगा। तो H कितना हो जाएगा, 3 × 2 यानी कि 6 हो गया और 6 + 2 8, तो H8 जो है ये आप फॉर्मूला से भी इसको याद करना है, कर सकते हैं। तो C3H8 जो है प्रोपेन का क्या होता है, सूत्र होता है। तो C3H8 ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, कारों के ब्रेकिंग पैड में डैश के गुण का उपयोग किया जाता है। तो ये इसमें जो है क्या किया जाता है, घर्षण का सकारात्मक प्रभाव, यानी कि सकारात्मक प्रभाव होना चाहिए। तो घर्षण का सकारात्मक प्रभाव यहाँ पे इसका राइट आंसर हो गया, यानी कि घर्षण को हम लोग सही तरीके से यूज़ कर रहे हैं, न कि जो है इसको नकारात्मक प्रभाव के लिए यूज़ कर रहे हैं। क्योंकि जो है घर्षण नहीं होगा तो वो ब्रेक जो है लगेगा नहीं, और ब्रेक नहीं लगेगा तो कहीं से क्या हो जाएगा, वो कभी वस्तु वो रुकेगा ही नहीं। तो इसलिए जो है घर्षण को हम लोग सकारात्मक रूप से उसको या पॉजिटिव इफेक्ट के लिए उस जगह पे फ्रिक्शन का यूज़ किया जा रहा है। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, हम जो है भोजन ग्रहण करते हैं उससे प्राप्त हुई कुछ ऊर्जा किस में संग्रहित होती है। तो ये किस में संग्रहित होती है,
तो ये जो है ग्लाइकोजन के रूप में जो है संग्रहित होती है हमारे शरीर में। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। तो ये ग्लाइकोजन के रूप में जो है हमारे शरीर में ये संग्रहित होती है। तो जब शरीर में ग्लूकोज आसानी से उपलब्ध होता है तो शरीर जो है ग्लाइकोजेनेसिस जो है की प्रक्रिया के माध्यम से जो है ग्लाइकोजन बनाता है, और यह प्रक्रिया जो है कहाँ पे, यकृत में जो है आराम की अवधि के दौरान जो है यहाँ पे सक्रिय होती है, और ग्लूकोज के जो है उच्च स्तर की प्रतिक्रिया में इंसुलिन द्वारा भी इसको या इंसुलिन भी जो है सक्रिय होती है उस समय। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो डैश उभयधर्मी प्रकृति का होता है, तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे कौन होता है, तो ZnO जो यहाँ पे क्या है, उभयधर्मी जो ऑक्साइड है ये, तो ZnO हो गया, Al2O3 हो गया, यानी कि एल्युमिनियम ऑक्साइड हो गया, ये भी जो है क्या होता है, उभयधर्मी प्रकृति का होता है। यानी कि उभयधर्मी मतलब एसिडिक और जो है बेसिक दोनों नेचर का ये पाया जाता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। चलिए देखते हैं नेक्स्ट यहाँ पे। तो किसी यौगिक का जो है अम्ल और क्षार दोनों के रूप में जो है व्यवहार करने का गुण जो होता है वो क्या होता है, उभयधर्मी प्रकृति के रूप में जाना जाता है। जैसे कि हो गया एल्युमिनियम, तांबा, जिंक, टीन, ये सभी जो है साथ, या उसके साथ साथ सीसा भी जो है उभयचर या जो है इसको क्या बोलते हैं, उभयधर्मी जो है प्रकृति का होता है। ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हैं जैसे Al2O3 जो है HCl के साथ में रिएक्ट किया, फिर यहाँ पे HCl क्या है, ये अम्ल के साथ भी रिएक्ट किया, और यहाँ पे क्या ये क्षार के साथ भी रिएक्ट कर रहा है, तो यहाँ पे दोनों के साथ में रिएक्ट कर पा रहा है, तो इसलिए क्या हो गया, ये उभयधर्मी प्रकृति का है। तो निम्न में से जो है किस धातु को जो चाकू द्वारा आसानी से काटा नहीं जा सकता है, तो यहाँ पे सोडियम, पोटेशियम और लिथियम, ये तीनों जो है चाकू से आसानी से काटा जा सकता है, लेकिन एल्यूमिनियम को चाकू से काटा नहीं जा सकता है। तो इसमें से कौन सा जो है धातु को चाकू से नहीं काटा जा सकता है, तो ये एल्यूमिनियम इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये याद रखना कि पोटेशियम, सोडियम और लिथियम जो है ये क्या होता है, आसानी से चाकू से काटा जाने वाला तत्व है। ठीक है, लिथियम, सोडियम और पोटेशियम जो है सभी नरम धातुएं हैं जिन्हें जो है चाकू से आसानी से काटा जा सकता है, और यह परमाणु के बीच जो है कमजोर आकर्षण बल होने के कारण ऐसा संभव हो पाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक लेंस जो है 2 डायोप्टर प्लस 2 डायोप्टर की शक्ति है इसमें, तो लेंस की किस में जो है इसकी फोकल लंबाई होगी, है ना, यानी कि लेंस का यहाँ पे किस तरह का लेंस होगा ये, और इसका फोकल लंबाई भी इसका भी फोकल लेंथ भी ज्ञात करना है। तो यानी कि हम लोग जानते हैं उसका पावर, है ना, लेंस का जो क्षमता होता है, पावर होता है, वो क्या होता है, 1/f होता है। f मतलब क्या हो गया, उसका फोकस दूरी, तो f बराबर यदि करेंगे तो 1 क्या हो जाएगा, p हो जाएगा, और 1/p मतलब 1, और p के जगह पे यहाँ पे दिया गया शक्ति +2 में, तो 2 लिखेंगे, तो 1/2 मतलब क्या होगा, 0.5 किसमें, मीटर में। हमेशा जो है फोकस इसमें क्या होता है, मीटर में होता है, तो 0.5 मीटर होगा इसका। तो 0.5 मीटर यहाँ पे प्लस में होगा, तो यहाँ पे ये दोनों में से कोई एक होगा। उसके बाद जब भी जो है क्या होता है, लेंस का शक्ति जो है प्लस में आता है, तो लेंस का शक्ति यदि प्लस में आता है मतलब वो क्या है, किस तरह का लेंस है, वो उत्तल लेंस है। किस तरह का है, उत्तल लेंस में जो है वो शक्ति जो है प्लस में होता है, और अवतल लेंस में जो क्या होता है, शक्ति माइनस में होता है। तो इसलिए क्या होगा, प्लस में होगा और उत्तल में होगा। ठीक है, तो उत्तल लेंस जो है वो और उसका बीच का जो है कितना होगा, यहाँ पे फोकस दूरी 0.5 मीटर का होगा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए होगा। वृषणों से जो है कौन सा जो हार्मोन स्रावित होता है, तो ये जो क्या होता है, टेस्टोस्टेरोन जो है इसका स्रावित होता है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इंसुलिन की बात करें तो ये यकृत से स्रावित होता है, और जो है ये थायरोक्सिन जो है बात करें तो ये थायरोक्सिन जो है थायराइड जो है ग्रंथि द्वारा जो है रक्त प्रवाह में जो है ये स्रावित होने वाला एक प्रमुख जो है ये हार्मोन है, और ये जो इसका उपयोग कहाँ पे किया जाता है, चयापचय क्रिया द्वारा या क्रिया में जो इसका यूज किया जाता है, हृदय में और जो है मांसपेशियों के जो है कार्य में, मस्तिष्क के विकास में और हड्डियों के रखरखाव में जो है ये महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। कौन सा हार्मोन, थायराइड ग्रंथि द्वारा जो स्रावित हार्मोन है वो कौन है, थायरोक्सिन हार्मोन द्वारा। ठीक है, आधुनिक आवर्त सारणी की जो है तीसरी अवधि और 8वें समूह में रखी जो है गई नोबेल गैस का नाम यहाँ पे बताना है। तो यह कि तीसरी अवधि में और जो है 8वें समूह में जो है रखा गया जो यहाँ पे तत्व है, नोबेल गैस है, उसका नाम यहाँ पे ज्ञात करना है। तो उसका नाम क्या हो जाएगा, आर्गन जो है यहाँ पे हो गया, तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे एम्फीबियन पौधों को जो है निम्नलिखित में से किस समूह में रखा गया, तो एम्फीबियन जो है पौधों को किस में रखा गया है, ब्रायोफाइटा में रखा गया, तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। एंजियोस्पर्म जो है फूल वाले पौधों के रूप में भी जाना जाता है, और इनके जो है उनके जो फल के भीतर जो है बीज लगे होते हैं। एंजियोस्पर्म किसको बोलते हैं, जिसमें जो है क्या होता है, पौधों के रूप में, यानी कि फूल वाला पौधा उसमें होता है वो, और उसके जो है फल के भीतर जो है क्या होता है, बीज भी लगे होते हैं। जबकि जिम्नोस्पर्म जो होता है उसमें कोई फूल और फल नहीं होते हैं, और उनकी पत्तियों की जो है सतह पर जो है नग्न बीज होते हैं, पत्ती की सतह पर ही मिलेगा वो बीज। ठीक है, तो स्प्रूस हो गया, देवदार हो गया और चीड़ हो गया, जैसे शंकुधारी जो भी वन है या वृक्ष है वो जिम्नोस्पर्म के अंतर्गत आते हैं, और शंकु पर बीज होते हैं। क्या होते हैं, शंकु पर बीज होते हैं। ठीक है,
जिम्नोस्पर्म जो है या कोई भी जो है संवहनी पौधा जो खुले बीज या जो है बीजांड के माध्यम से जो है प्रजनन करता है उसको हम लोग एंजियोस्पर्म जो है एंजियोस्पर्म या जो है फूल वाले पौधों के रूप के विपरीत जो है इनके बीज परिपक्व अंडाशय तथा फलों से घिरे होते हैं, यानी फलों से घिरा हुआ कौन रहेगा, जिम्नोस्पर्म। और जो है एंजियोस्पर्म जो है वो क्या होगा, उसके जो फल यानी कि जो उसके बीज होंगे वो खुले रहेंगे, बाहर में रहेंगे, ठीक है। इनमें से किसे ना तो जो है बनाया जा सकता है और ना ही जो है नष्ट किया जा सकता है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऊर्जा को ना तो जो है बनाया जा सकता है और ना ही उसको यानी कि इट कैन नाइदर बी जो है क्रिएटेड और नॉर बी डिस्ट्रॉयड। तो दोस्तों ये था पार्ट 4 जिसमें हम लोग 151 से लेकर जो है 200 तक का क्वेश्चंस को यहाँ पे देखें। अब नेक्स्ट जो है वीडियो कितना आएगा, सेट 5 आएगा जिसमें हम लोग 201 से लेकर जो है 250 तक का जो है क्वेश्चंस को देखेंगे। तो दोस्तों वीडियो यदि अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए, साथ ही बेल आइकन भी ऑन कर लीजिए जिससे आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुँच पाए। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।